नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 जीएस पेपर का सार पेपर हम लोग देखेंगे। यह परीक्षा आपका 7 दिसंबर 2014 को, जो कि प्रथम चरण का पेपर है, तो इसे हम लोग हल करेंगे। और आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या यदि देखा जाए तो 46 जो है विज्ञापन संख्या है, तो उसका हम लोग पेपर आज हल करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर के आया है आपके लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस 2022 के लिए सारथी बैच कोर्स। तो ये बैच आपका 11 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है। 6 मंथ जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। लैंग्वेज जो है हिंदी मीडियम है। आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी और जो है यूपी ट्रिपल एस सी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, उनके द्वारा जो है पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस बैच से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सीधे आप सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। ये ऑफ़र आपका 8 और 9 फरवरी 2022 के लिए ही वैलिड है। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन जो है दिया जा रहा है। ये भी ऑफ़र आपका 8 और 9 फरवरी तक ही वैलिड है। और आपको बता दें कि अनअकैडमी पे जो है गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है। आप चाहे एसएससी एग्जाम जो है की तैयारी कर रहे हैं, बैंक या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जो है टेस्ट को ज्वाइन करके आप जो है ढेर सारे इनाम जीत सकते हैं। रैंक 1 जो है जो लाएगा उनको जो आप देख सकते हैं, आपका लैपटॉप दिया जाएगा। फिर जो है रैंक 2 से लेके रैंक 6 तक के लिए जो है सैमसंग गैलेक्सी का जो है स्मार्टफोन है। और रैंक 7 से रैंक 16 यानी कि 16 तक जो है एक JBL का ट्रू वायरलेस जो है ईयरबड्स है। तो ये भी आप जो है जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के हल प्रश्न पत्र हैं। विज्ञापन संख्या 46 है और परीक्षा जो तिथि है वह 7 दिसंबर 2014 प्रथम चरण का ये पेपर है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। 4 विकल्प है इसमें, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी में माना जाता है और पहली रेफ्रिजरेटिंग मशीन जैकब पर्किंस ने बनाया था और इन्हें रेफ्रिजरेटर का जनक भी कहा जाता है। बाकी सभी हेलीकॉप्टर हो गया, टेलीविज़न और एयरक्राफ्ट, ये सभी 20वीं शताब्दी की खोज हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये विकल्प सही हो जाएगा, विजय शेषाद्री। इनको 2014 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के थे और इनके कविता संग्रह 3 सेक्शंस के लिए यह दिया गया था। और 2021 की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया, तो मेघा राजगोपालन को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, बैडमिंटन में। लव ऑल शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में होता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ड्यूस हो गया, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल फॉल्ट, ये सभी जो है बैडमिंटन खेल के लिए प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न है, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक यानी कि 50,000 टन वजनी बना रहा था। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत के द्वारा। मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है भाभा आणविक शोध संस्थान, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में बार्क कहते हैं, BARC। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक जिसका वजन था 50,000 टन वजन था इसका, यह बना रहा था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ।
5वां प्रश्न है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो आप सबको पता ही होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरण की घटना की खोज की थी, जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 6वां प्रश्न है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। उन्होंने वर्ष 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है और स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनः निर्माण किया जाए और इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्वयं अधिगम तथा स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सके। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985 में। तो आपको बताना है कि पहला जो दिया गया यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981, गलत है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे NCTE कहते हैं, ये स्थापना एक संवैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को की गई थी। 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा दिया गया, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 1987 में देश के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी नहीं बल्कि तमिल है। तो आपसे सही पूछा गया था, तो बी ऑप्शन केवल आपका सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन प्रमाणिक विचलन। मध्यमान हो गया बहुलांक तथा मध्यांक एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, जबकि प्रमाणिक विचलन ये विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, प्रायोगिक शोध। सहसंबंधात्मक शोध हो गया, तुलनात्मक शोध तथा सर्वेक्षणात्मक शोध ये अप्रायोगिक शोध हैं जो वर्णनात्मक शोध का प्रकार है। और वर्णनात्मक अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जा सकता है। प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है और अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता है तथा उपकल्पनाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है कौन सा? तो प्रायोगिक शोध। 10वां प्रश्न है किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया था 1956 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई और भारत सरकार के संसद अधिनियम ने इसे वर्ष 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है कौन सा है वह? तो है IIT कानपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जून 2014 में IIT कानपुर भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला जो प्रश्न है आपका, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। तो किसानों के लिए विकसित किया गया है। निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक जो है विकसित किया गया जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। तो ये भी करंट से ही रिलेटेड था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो वह है प्रोलोग। ये ऑप्शन सही पूछा गया यहाँ पे। प्रोलोग का पूरा नाम है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक और इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि संबंधित
कार्यों को करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है आपका क्लास क्या है? तो यहाँ पे विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन को जो है क्लास कहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स, यानी कि विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के आधार पर जो है सही कोड का चयन करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इनपुट डिवाइस दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे प्रिंटर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। प्रिंटर ये आपका इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है। ये प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर दिया रहता तो वो आपका इनपुट डिवाइस होता। इनपुट डिवाइस में आपका जैसे कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा और स्कैनर आ जाएगा, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट पे आपका प्रिंटर होगा यहाँ पे, तो ये गलत है आपका। MS-DOS, तो MS-DOS आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो बी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और कंप्यूटर का मस्तिष्क तो CPU को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी का हो जाएगा दूसरा यहाँ पे। उसके बाद है कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, डी का हो जाएगा पहला। तो यहाँ पे ए का तीसरा दिया गया है जो कि गलत है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो ए का तीसरा यहाँ पे दिया गया, तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो सही जोड़ा इसमें डी ऑप्शन जो दिया गया, ओजोन छेद यूरोप, गलत है आपका। ओजोन छेद जो है अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित है, न कि यूरोप से। तो पहला जो दिया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2014 का थीम यहाँ पे दिया गया स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। लेकिन 2021 का थीम यदि देखा जाए विश्व पर्यावरण दिवस का, तो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था 1945 में, और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। तो ये सभी सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस उद्यान को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो गौरा देवी का संबंध हो जाएगा चिपको आंदोलन से, ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। पारिस्थितिकी के जनक जो माने जाते हैं वह A.G. टांसले, बी का हो जाएगा चौथा। और ग्लेशियोलॉजी का संबंध हो जाएगा ग्लेशियर से, सी का हो जाएगा पहला। और पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, डी का हो जाएगा दूसरा। जल दिवस पूछा जाए तो वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 3 4 1 2, तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो यह बनाया गया था 1911 में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें राजधानी कलकत्ता को जो है स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। और एक्चुअल में राजधानी जो है स्थानांतरित हुआ था 1912 में, घोषणा 1911 में ही हुई थी। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो वह आपका 1206 से लेके 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। और सल्तनत काल के वंश को यदि क्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश होगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक जो है इसने शासन किया। उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था।
खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, इन्होंने शासन किया 1320 से 1412 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद वंश आ गए, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किए। फिर लास्ट में लोधी वंश, लोधी वंश ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किए। और लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वह था इब्राहिम लोधी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है यानी कि नज़दीक है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यदि राज्यों की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो राज्य है गुजरात, के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और गुजरात में माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? तो वह है कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो वह है टिहरी बांध। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और टिहरी बांध की ऊंचाई यदि देखा जाए तो 260.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यह बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दीन इलाही का संबंध हो जाएगा अकबर से, तो ए का हो जाएगा चौथा। फिर है दास वंश के जो संस्थापक थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक, बी का हो जाएगा पहला। फिर है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन भारत आए 1928 में, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और औषधि का संबंध हो जाएगा चरक से, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 देख सकते हैं आप, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा? तो वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में उल्लिखित संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में है तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। वर्तमान में जो है कुल करीब 452 से अधिक अनुच्छेद हैं, उप अनुच्छेद सहित लेकर के, और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न आपका, रेनबो क्रांति संबंधित है तो यह कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। रेनबो यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, और ये अंतिम क्वेश्चन है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस पेपर में, आपको पता ही होगा। तो बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया कब? तो ये आया था 1 अप्रैल 2010 को। डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रबंध करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 का सॉल्व पेपर।
तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का जो है टॉप 20 जीएस का क्वेश्चन सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो भी मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।